नमस्कार दोस्तों, मैं जय देवांगन कॉम्पिटिशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अंतर्वैयक्तिक कौशल के बारे में। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक कौशल और संचार, जो कि एडीआई का एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस है। और प्रीवियस ईयर में जो 2016 में एग्जाम हुआ था, इसमें से करीबन 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए थे। ठीक है, तो उस टॉपिक को हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं अपन। अंतर्वैयक्तिक कौशल, यहाँ बोल रहा है अंतर्वैयक्तिक कौशल। अंतर्वैयक्तिक अंतर्वैयक्तिक कौशल के बारे में बात कर रहे हैं। अंतर्वैयक्तिक कौशल एवं संचार, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। संचार से भी क्वेश्चन बना हुआ है। इस संचार में, इस टॉपिक में क्या होता है कि और अन्य भी टॉपिक जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, अंतर्वैयक्तिक कौशल के अंतर्गत नेतृत्व के बारे में पढ़ोगे और साथ में आप संगठन के बारे में भी पढ़ोगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे जुड़ती हैं। अंतर्वैयक्तिक कौशल को हम पहले स्टडी करेंगे, फिर संचार की ओर चलेंगे, फिर इसके अन्य पहलुओं को भी हम देखेंगे, है ना। तो अंतर्वैयक्तिक कौशल जानने के पहले हम लोग बात करेंगे अंतर्वैयक्तिक संबंध के बारे में। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक संबंध। अंतर्वैयक्तिक संबंध मैं समझा दूंगा आपको। आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, मैं खुद भी यहाँ पे लिखते चलूंगा ताकि आपको आसानी हो समझने में, है ना। अंतर्वैयक्तिक संबंध क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक संबंध मतलब होता है जब क्या करता है, कोई व्यक्ति उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों के साथ जैसा संबंध स्थापित करता है, उसको बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक संबंध, है ना। तो किसी व्यक्ति द्वारा उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों के साथ संबंध को कहा जाता है अंतर्वैयक्तिक संबंध, है ना। मतलब व्यक्ति अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों के साथ संबंध बनाता है। व्यक्ति अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों के साथ संबंध को कहते हैं व्यक्तियों के साथ संबंध, है ना। तो ये कहलाता है अंतर्वैयक्तिक संबंध के साथ संबंध, है ना। इसको बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक संबंध। ठीक है, अब अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है, भूमिका ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसकी? देखिए, पहला होता है संपर्क की, है ना। संपर्क, बिना संपर्क के रिलेशन नहीं हो सकता। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है यहाँ पे संवाद। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान रखेंगे इंटरपर्सनल रिलेशन के लिए, है ना। तो इंटरपर्सनल रिलेशन समझ में आया कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों के साथ जैसा संबंध स्थापित करता है, उसके लिए बातचीत बहुत जरूरी है। और बातचीत के साथ क्या होता है, उनके साथ संपर्क करना बहुत जरूरी होता है ना। तो ये रहा अंतर्वैयक्तिक संबंध। और आपको क्वेश्चन में एक और चीज पूछ सकता है, अंतःव्यक्ति संबंध क्या होता है ना। अंतःव्यक्ति संबंध, देखिए अंतःव्यक्ति संबंध वो इंटरपर्सनल था और ये इंट्रापर्सनल है ना। ध्यान रखिएगा, इंट्रापर्सनल रिलेशन होता है, पर्सनल रिलेशन है। ठीक है, इंट्रापर्सनल रिलेशन। तो ये दोनों है क्या चीज? आप अंतर्व्यक्ति संबंध में क्या हो रहा था कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपने आप से बात करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं अपने आप को ये बोलूं कि काश कि मैं आईएएस बन गया होता, काश कि मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया होता, या कुछ भी मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया होता तो मैं रायपुर में घर लेता। ये कुछ अपने तरह से मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, अपने से बात कर रहा हूँ। तो वो क्या होता है, अंतःव्यक्ति संबंध होता है। मतलब यहाँ क्या होगा, व्यक्ति जब खुद से वार्तालाप करता है, उसको बोलते हैं क्या, अंतःव्यक्ति संबंध। ठीक है, और जब दूसरे से वार्ता करता है तो उसको बोलते हैं क्या, अंतर्व्यक्ति संबंध। बात क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अंतर्व्यक्ति संबंध के कितने प्रकार होते हैं, है ना। देखिए, अंतर्वैयक्तिक संबंध के कितने प्रकार होते हैं? अंतर्वैयक्तिक संबंध के कितने प्रकार होते हैं? तो अंतर्वैयक्तिक संबंध के मोस्टली हमें दो प्रकार देखने को मिलता है। एक होता है इनफॉर्मल, दूसरा होता है फॉर्मल। यानी पहला होता है अनौपचारिक संबंध पहला होता है, अनौपचारिक, है ना। अनौपचारिक है, और दूसरा होता है औपचारिक, है ना। औपचारिक, ध्यान रखेंगे, औपचारिक। पहला होता है अनौपचारिक, दूसरा होता है औपचारिक। ठीक है, यानी ये इनफॉर्मल है, वो फॉर्मल है। ठीक है, अनौपचारिक में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं, है ना। यहाँ पर लोग जो है भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, है ना। तो भावनात्मक रूप से किस में जुड़े होते हैं भाई? जैसे कि पिता पुत्र का संबंध है, माता और पुत्र का संबंध है, माता पुत्री का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, बाप बेटे का संबंध है। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का संबंध है, वाइफ हस्बैंड का संबंध है। तो लोग यहाँ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, है ना, उसको यहाँ पे ले जाता है। जैसे कि
माता पिता है, माता पिता, ठीक है, जैसे पिता पुत्र है, पिता पुत्र है, पिता पुत्री होती है, वाइफ हस्बैंड होता है, आप और लिख लेंगे इसमें, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहा जाता है? प्राथमिक संबंध भी कहा जाता है। प्राथमिक संबंध भी कहते हैं, यानी कि आप ध्यान रखेंगे अनौपचारिक संबंध को क्या कहा जाता है? प्राथमिक संबंध भी कहा जाता है ना। अनौपचारिक संबंध को प्राथमिक संबंध भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं औपचारिक संबंध की ओर, है ना। तो औपचारिक संबंध में क्या होता है कि लोग ना किसी विशेष उद्देश्य या हितों की आपूर्ति के लिए जुड़े होते हैं। मतलब यहाँ पे जो संबंध बन रहा है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बन रहा है, किसी विशेष उद्देश्य, है ना, किसी विशेष उद्देश्य या हित के लिए होता है, हित के लिए होता है, हित के लिए, है ना। जैसे कि आप देखो, जैसे कि क्रेता और विक्रेता में संबंध होता है, क्रेता विक्रेता में संबंध होता है, ठीक है। जैसे पूंजीपति और श्रमिक के बीच में संबंध होता है, पूंजीपति व श्रमिक के बीच में संबंध होता है। भाई पूंजीपति क्या सोचता है कि जितना भी कम में हो सके काम करवा ले, श्रमिक क्या सोचता है ज्यादा से ज्यादा श्रम मिले, क्रेता क्या सोचता है ज्यादा से ज्यादा सामान बिके, ज्यादा से ज्यादा मूल्य में बिके, विक्रेता क्या सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा में सामान बिके, और क्रेता सोचता है क्या कि कम से कम में मुझे सामान मिल जाए। तो इस तरह से एक दूसरे के हित आपस में टकराते हैं, कहाँ पे? यहाँ पे औपचारिक में, ठीक है। अनौपचारिक में भावनात्मक होते हैं, जो जिसके टूट जाने पर क्या होता है? पीड़ा होता है। इसके टूट जाने पर पीड़ा वीड़ा कुछ नहीं होता। अगर आप आलू खरीदने गए हो, ठीक है, और आलू वाला बोल दे कि 50 रुपए, हमने बोला कि 45 में दोगे क्या? बोला नहीं दूंगा, तो हम दूसरी जगह चले जाएंगे। तो हितों का टकराव यहाँ पे होता है, यहाँ पे कोई दुख दर्द वाला बात नहीं होता, है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक संबंध बोलते हैं, द्वितीयक संबंध कहा जाता है, द्वितीयक संबंध, ठीक है। तो आई होप कि ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना, कि अंतर वैयक्तिक संबंध क्या होता है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अंतरवैयक्तिक संबंध के विकास के चरण, है ना। अंतरवैयक्तिक संबंध के विकास के चरण की बात करेंगे, विकास के चरण, अंतरवैयक्तिक संबंध के विकास के चरण की बात करेंगे, ठीक है। विकास के चरण, तो पहला जो चरण होता है ना, वो होता है परिचय का, परिचय। भाई इंट्रोडक्शन जो होता है किसी भी संबंध में सबसे पहला होता है, ठीक है। जैसे भगवान श्री राम जब गए थे तो माता सीता से जब इनकी मुलाकात हुई, जब माता सीता को इन्होंने देखा तो इस तरह से क्या हुआ? परिचय हुआ। मतलब यहाँ पे आप एक शारीरिक छाप की बात कर रहे हो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि शारीरिक छाप है, यानी कि ये पहली छाप है, बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात, पहली छाप जो आपके मन में आती है, ठीक है। शारीरिक निकटता की बात यहाँ पे आती है, शारीरिक निकटता की बात आती है, निकटता, है ना। देखिए आप जब पहली बार किसी को देखते हैं तो आपके मन में भी और उसके मन में भी हो सकता है कुछ ख्यालात उत्पन्न हो, तो इस तरह की चीजें होती हैं। ये परिचय से शुरू होता है ना। कौन सा? संबंध। जब संबंध कब स्थापित होता है? संबंध जो कैसे बनता है? अंतरवैयक्तिक संबंध बनने का पहला जो चरण होता है वो होता है परिचय होता है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है भाई, किसी से भी आप इंट्रो से ही तो शुरू करोगे, है ना। इंट्रोडक्शन तो दोगे ना आप, जैसे मैंने पहले वीडियो चालू करने के पहले हमने इंट्रो दिया ताकि आप जान पाए, है ना। तो इस तरह से इंट्रो से ही शुरू होता है। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, तो सुनने के पीछे कारण क्या हो सकता है? कारण तो एग्जाम क्रैक करना है, लेकिन जब तक आप मेरे बारे में नहीं जानोगे, मेरा नाम क्या है, मेरे बारे में मतलब पूरी कहानी नहीं बताऊंगा मैं अपना नाम बताया, इंट्रो दिया, इंट्रो देकर के बात चालू किया, तो इस तरह से क्या होता है कि अंतरवैयक्तिक संबंध जो है वो बन पाता है ना। तो पहला जो होता है परिचय होता है, ठीक है। पहला पार्ट होता है परिचय, संबंध के विस्तार का, ठीक है। दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है? विस्तार, संबंध का विस्तार कैसे होता है ये बोल रहा है ना। दूसरा, जैसे आप परिचय हो गए तो आप क्या करते हो यहाँ पे? विस्तार कैसे होता है कि एक दूसरे का ख्याल रखना होता है, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का ख्याल रखना होता है, ख्याल रखना होता है, एक दूसरे का ख्याल रखना। देखिए एक दूसरे का ख्याल रखना, या आप मान लो कि देखभाल करना, संभाल लो, देखभाल करना, है ना, देखभाल करना। भाई एक दूसरे का ख्याल देखभाल करना क्या मतलब होता है? जैसे आपने क्या किया, बर्थडे विश कर दिया, बर्थडे विश, पहला आपसे क्या हुआ? परिचय हुआ। मान लीजिए आपने क्या किया, किसी व्यक्ति को आप मिले, किसी लड़की को मिले या किसी लड़के को आप मिले, और आपने क्या किया, वहां से परिचय हो गया, परिचय होने के बाद उसका बर्थडे आया तो आपने बर्थडे विश कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि आपका संबंध का विस्तार हो रहा है। सिर्फ बर्थडे विश नहीं होता, इसमें आप क्या कर सकते हैं भाई? छेरछेरा आया, हैप्पी छेरछेरा बोल दे रहे हो आप, इंडिपेंडेंस आया, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे में आप विश कर रहे हो, नाग पंचमी आया, कुछ भी आ गया, संबंध आप विस्तार करना चाहते हो तो एक दूसरे ख्याल आप रखोगे, देखभाल करोगे, है ना। ऐसा होता है, इससे क्या होता है? संबंध विस्तार होता है। बात समझ में आ गया? दूसरा पार्ट ये था। तीसरा पार्ट क्या होता है? देखिए तीसरा जो चरण होता है वो क्या होता है? निरंतरता। निरंतरता बहुत जरूरी होती है, निरंतरता, ठीक है, निरंतरता। निरंतरता देखिए
निरंतरता क्या होता है? एक दूसरे पर अटूट विश्वास करना, एक दूसरे पर अटूट विश्वास करना। ये एक दूसरे पर अटूट विश्वास करना, अटूट अटूट विश्वास करना, अटूट विश्वास करना, इससे निरंतरता बनती है। ठीक है, एक दूसरे पर क्या होना? अटूट विश्वास करना। ठीक है, अब अटूट विश्वास करने का मतलब क्या हुआ कि सामने वाले ने आपको कहा कि तुम बोलो तो मैं घर छोड़ दूंगा, दुनिया छोड़ दूंगा, तो इस तरह से क्या हो रहा है? विश्वास हो जा रहा है कि भाई अगर ये बोलेगा तो सोच समझ के ही बोलेगा, ये बोलेगी तो सोच समझ के ही बोलेगी। इस तरह से क्या होता है? अटूट विश्वास और निरंतरता बोलते हैं। ठीक है, चौथा चौथा क्या होता है? चौथा होता है बिगड़ाव। बिगड़ाव होता है, बिगड़ाव। अब बिगड़ाव कैसे चालू होगा? भाई आप क्या किए? बर्थडे विश करना भूल गए, है ना? यहाँ पे आपसी रोष उत्पन्न हो रहा है, असंतोष से दरार उत्पन्न हो जा रहा है, आपसी रोष उत्पन्न हो रहा है, आपसी रोष उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, असंतोष से दरार उत्पन्न हो रहा है, दरार। भाई आप क्या थे कि आप बर्थडे विश करना भूल गए। ठीक है, बर्थडे विश करना भूल गए या कोई और भी बात थी जिसको आप भूल गए, तो इससे क्या होगा? इससे आपसी रोष हो जाएगा और ब्रेकअप वाली बात आ जाएगी, जानते हैं। ठीक है ना? तो पांचवा जो होता है वो होता है अंत, इसी को बोलते हैं ब्रेकअप। ठीक है, अंत। अंत में क्या होता है कि यहाँ पे अलगाव। अंत मतलब क्या? देखिए, अंत कैसे हो सकता है? या तो अलगाव के कारण हो सकता है या तो फिर मृत्यु के कारण हो सकता है। देखिए, संबंध कैसे समाप्त होगा? या तो ब्रेकअप हो गया हो या तो किसी का डेथ हो गया हो तो संबंध समाप्त हो जाता है। तो ये 5 चरण होते हैं किस चीज के? 5 चरण होते हैं संबंध के विस्तार के, है ना? संबंध के विकास के। पहला होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा उसका होता है एक्सपेंशन, यानी विस्तार करना। विस्तार के बाद हम चलते हैं, क्या होता है यहाँ पे? निरंतरता, बिगड़ाव और अंत। ठीक है, तो ये पारस्परिक जो संबंध होते हैं, यानी कि जो अंतर्वैयक्तिक संबंध होते हैं, उसके विकास के 5 चरण हमने देख लिए। ठीक है, क्षमता के बारे में, अंतर्वैयक्तिक 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 क्षमता की बात करेंगे। अंतर्वैयक्तिक क्षमता, ठीक है, क्षमता की बात कर रहे हैं। अंतर्वैयक्तिक क्षमता क्या होता है? भाई इसमें क्या जानना पड़ता है, क्या देखा जाता है कि आप दूसरे की भावनाओं को समझकर परस्पर तालमेल स्थापित करने की जो योग्यता रखते हैं, उसको बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक क्षमता। दूसरों की भावनाओं को समझ करके आप उनके साथ तालमेल स्थापित करने की जो क्षमता रखते हैं, जो योग्यता रखते हैं, वही योग्यता क्या कहलाता है? अंतर्वैयक्तिक क्षमता कहलाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि दूसरों की भावनाओं को समझकर, है ना, दूसरों की भावनाओं को समझकर समझकर तालमेल स्थापित करने की योग्यता, तालमेल स्थापित करने की योग्यता, तालमेल स्थापित करने की योग्यता रखते हैं, तो वो कहलाता है क्या? अंतर्वैयक्तिक क्षमता कहलाता है। भाई आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बॉस को कुछ पसंद नहीं है ना? तो बॉस को पसंद नहीं है तो उनके भावनाओं को आप समझेंगे कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब उसी अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? तालमेल बैठाएंगे। इसका मतलब ये हो रहा है कि आप में अंतर्वैयक्तिक योग्यता है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक योग्यता है। भाई इस पोस्ट में वही तो बताया जा रहा ना आपको कि आपको अंतर्वैयक्तिक जो क्षमता है उसको सही रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना? और आप वहाँ पे क्या करेंगे? मारपीट कर देंगे तो वो चीज़ें सही नहीं है। तो एक शिक्षक में, एक प्रबंधक में, एक प्रशासक में अंतर्वैयक्तिक क्षमता का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, बात समझ गए ना? दूसरों की भावनाओं को क्या होता है? दूसरों की भावनाओं को समझकर परस्पर तालमेल स्थापित करने की योग्यता को ही क्या कहा जाता है? अंतर्वैयक्तिक क्षमता कहा जाता है ना? मतलब यहाँ आप देखेंगे कि कैसे हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, उसे किस तरह से लेते हैं, ये यहाँ पे मैटर करता है ना? अब हम देखेंगे कि आखिर इसकी आवश्यकता पड़ती क्यों है ना? मतलब अंतर्वैयक्तिक क्षमता की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आवश्यकता यहाँ पे क्यों पड़ती है, इस पर बात करेंगे। आवश्यकता क्यों होती है ना? ठीक है, पहला होता है संबंध का निर्धारण करने के लिए। देखिए पहला क्या होता है? पहला होता है संबंध का निर्धारण, संबंध का निर्धारण करने के लिए होता है। संबंध का निर्धारण मतलब क्या होता है? भाई सबके अपने अपने क्या होते हैं? दुख सुख हो सकते हैं, व्यवहार हो सकती है, संस्कृति हो सकती है, सबके अपने क्या हो सकते हैं? दुख सुख हो सकते हैं, दुख सुख है, व्यवहार है, सबका अपना अलग अलग व्यवहार हो सकता है ना? व्यवहार है, सबकी अपनी अलग अलग संस्कृति हो सकती है। ठीक है, तो भाई इस तरह के संबंध हैं
सबका अपना अपना एक हैबिट हो सकता है, ठीक है, राजनीतिक आर्थिक जीवन हो सकता है, ठीक है, राजनीतिक आर्थिक जीवन हो सकता है, यहाँ पे राजनीतिक आर्थिक जीवन, राजनीतिक है, आर्थिक जीवन सबका हो सकता है, आर्थिक जीवन हो सकता है। तो भाई इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा ना, ठीक है। मान लीजिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं, ठीक है, अब आपको क्या हो रहा है कि पूछा गया कि भाई आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, आपने कहा चाय लूंगा, ठीक है, तो वहाँ आपको कॉफ़ी ला के नहीं दी जाएगा, भाई आपके अपने टेस्ट हैं, आपके अपने तरीके हैं, आपकी अपनी संस्कृति है। तो जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक अंतर्वैयक्तिक क्षमता विकसित कैसे होगी, है ना। तो इसीलिए आवश्यक पड़ती है कि संबंध का निर्धारण किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। चलिए दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं कि संगठन परिवेश में सफलता के लिए बहुत जरूरी होती है। दूसरी बातें क्या है, दूसरी जो आवश्यकता है कि संगठन परिवेश में सफलता, देखिए संगठन परिवेश में सफलता, संगठन परिवेश में सफलता की बात करेंगे, है ना, संगठन परिवेश में सफलता। तो संगठन परिवेश में सफलता क्या होता है, देखिए अपने से श्रेष्ठ, दूसरा टॉपिक है हमारा संगठन परिवेश में सफलता। तो इसमें क्या होता है कि अपने से श्रेष्ठ, अपने से श्रेष्ठ, अपने से श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ, ठीक है। दूसरा अपने के अपने समान है, ठीक है, या अपने से निम्नतर है, निम्नतर है। तो इन सभी के साथ इसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, अपना अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाना पड़ेगा, है ना। संगठन परिवेश में तभी सफलता मिल सकती है कि आप अपने से बड़े, अपने से सीनियर के साथ कैसे आप इंटरपर्सनल रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अपने के साथ मतलब अपने समान वालों के साथ कैसे इंटरपर्सनल रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और अपने से निम्नतर लोगों के साथ कैसे आपका इंटरपर्सनल रिलेशन कैसा है। ये डिपेंड करता है कि आपका संगठन कैसे चलेगा, आपके संगठन में सफलता कैसे प्राप्त होगी, है ना, ये डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब मतलब ये हो रहा है कि भाई आप अगर ऊपर हो, प्रशासक हो, आप सबसे ऊपर हो, तो आप ऐसा संबंध बना करके रखो अपने निम्नतर अधिकारियों के साथ कि आपको वो हल्के में ना लें, ठीक है। और अगर आपके ऊपर भी कोई है तो आप ऐसा बना कर रखो कि आपकी बात वहां मानी जाए, सुनी जाए। कुछ इस तरह की चीजें यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं, तभी जाके संगठन जो है वो सफल हो सकता है ना। तीसरी बात क्या हो सकता है, प्रत्यक्ष संवाद की बात हो रही है। देखिए तीसरी बात क्या होती है, प्रत्यक्ष संवाद, है ना। तीसरा प्रत्यक्ष संवाद, ये बहुत जरूरी है, प्रत्यक्ष संवाद, है ना। प्रत्यक्ष संवाद, प्रत्यक्ष संवाद में क्या होता है कि मान लीजिए कोई सिविल सेवक है ना, कोई सिविल सेवक है, सिविल सेवक है, ठीक है, सिविल सेवक है। अब सिविल सेवक क्या करता है कि कर्तव्य निर्वहन हेतु अधीनस्थों से और जनता से जुड़ाव बनाता है। ये क्या करता है कि कर्तव्य निर्वहन हेतु, कर्तव्य के निर्वहन के लिए, निर्वहन हेतु क्या करता है, वो जुड़ाव बनाएगा। किसके साथ जुड़ाव बनाएगा, जुड़ाव बनाता है जनता के साथ, जनता के साथ बनाता है, अपने अधीनस्थों के साथ बनाता है, अधीनस्थों के साथ बनाता है। अधीनस्थों के साथ क्या बनेगा, जुड़ाव बनाएगा, तब जाके उसका प्रत्यक्ष संवाद यानी कर्तव्य निर्वहन हो पाएगा। मतलब ये है कि भाई आप अपना कर्तव्य को सही तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे संभव है, जब तक आप क्या करेंगे, आप संवाद नहीं करेंगे प्रत्यक्ष तौर पे अपने अधीनस्थों के साथ। अगर आप सिविल सेवक हैं तो जनता के साथ, तब तक आपका जो कर्तव्य निर्वहन है वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो प्रत्यक्ष संवाद करने का मतलब हो रहा है कि आपका प्रभावी संप्रेषण होना बहुत जरूरी है इस स्थिति में, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, किसमें, अंतर्वैयक्तिक क्षमता में। अब हम बात करेंगे अंतर्वैयक्तिक कौशल के बारे में, है ना, हेडिंग कर लीजिए अंतर्वैयक्तिक कौशल, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक कौशल के बारे में बात करेंगे। अभी हमारा टॉपिक आया है, अब इसको आप आराम से समझ लोगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल को देखते हैं, ठीक है, ये है अंतर्वैयक्तिक कौशल। देखिए ये क्या होता है, अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या होता है, दूसरों के साथ, दूसरों के साथ, दूसरों के साथ, दूसरों के साथ बातचीत किए जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कौशल को ही अंतर्वैयक्तिक कौशल कहते हैं। दूसरों के साथ बातचीत किए जाने वाले, बातचीत करने के लिए, बातचीत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कौशल को, प्रयोग किए जाने वाले कौशल को, किए जाने वाले कौशल को ही क्या कहा जाता है, अंतर्वैयक्तिक कौशल कहा जाता है। कौशल की बात आ रही है ना, कौशल को ही इंटरपर्सनल रिलेशन कहा जाता है, इंटरपर्सनल स्किल कहा जाता है ना, यानी कि को ही अंतर्वैयक्तिक कौशल कहा जाता है, अंतर्वैयक्तिक कौशल कहा जाता है, अंतर्वैयक्तिक कौशल कहते हैं। बात समझ में आ गया, कौशल कहा जाता है, देखिए कहा जाता है,
भाई मैं किस तरह से अगर मैं किसी संस्थान में काम कर रहा हूँ तो संस्थान में अन्य व्यक्तियों के साथ मेरा बात करने का तरीका क्या है, किस तरह से मैं उनको बात करता हूँ, यही बात करने का जो मेरा कौशल है वही क्या कहलाएगा, अंतर व्यक्तिक कौशल कहलाएगा। मतलब ये कि अगर संस्थान में बॉस है, ठीक है, बॉस है और बॉस के नीचे मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक फैकल्टी ग्रुप में यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक टीचर ग्रुप में काम कर रहा हूँ। तो एक टीचर और उसके नीचे कुछ और भी लोग यहाँ पे अधीनस्थ काम कर रहे हैं, कुछ यहाँ स्टाफ लोग हैं, है ना। तो मैं इनसे कैसे बात करता हूँ और मैं इनसे कैसे बात करता हूँ, तो इन दोनों से अलग अलग तरीके से बात करने की जो मेरी कुशलता है, जो मेरा कौशल है, वही क्या कहलाता है, अंतर व्यक्तिक कौशल कहलाता है। बात समझ में आया ना। तो इसी को बोलते हैं अंतर व्यक्तिक कौशल। सीधा सीधा बात यह है कि कोई व्यक्ति की संस्थान में किसी अन्य मतलब अन्य लोगों के साथ किस तरह से बातचीत करता है, उसी कौशल को ही अंतर व्यक्तिक कौशल कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये कैसे होता है, ये कैसे विकसित होगा। ये ना निरंतर प्रशिक्षण से या निरंतर प्रैक्टिस से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ये क्या होता है, निरंतर 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 प्रशिक्षण से, इसको प्रशिक्षण और ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। प्रशिक्षण से इसे विकसित किया जा सकता है, इसे विकसित किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। मतलब सीधे से बात यह है कि इसको आपको डेली रूटीन में शामिल करना पड़ेगा, है ना। डेली रूटीन में शामिल होता है, ये हमें अंतःक्रिया करने में सहायक होता है। देखिए ये क्या होता है ना कि ये हमारे डेली रूटीन में शामिल होता है, डेली रूटीन में शामिल होता है, रूटीन में शामिल होता है, में शामिल होता है। और इसके साथ साथ ये क्या होता है, शामिल होता है, और इसके साथ ही क्या होता है कि ये हमें इंटरैक्शन करने में हेल्प करता है। इंटरैक्शन में इंटरैक्शन मतलब अंतःक्रिया करने में सहायक होता है, अंतःक्रिया करने में सहायक, अंतःक्रिया में सहायक होता है, अंतःक्रिया में क्या होता है, ये सहायक होता है ना। मतलब सीधी सी बात ये है कि भाई मैं अगर मैं अच्छे से बात करूँ तो ऑब्वियसली आप मेरे से इंटरेक्ट होगे, मैं आपसे इंटरेक्ट होऊंगा, और अच्छे से बात नहीं करूंगा तो आप मेरे से बात तो अच्छे से नहीं करोगे, इंटरेक्शन हो ही नहीं पाएगा, हम आपस में दूसरे समझ ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से ये बोल रहा है कि अगर आपका इंटरपर्सनल स्किल काफ़ी अच्छा है तो आप जो है आप लोगों को ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाओगे, लोग आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट हो सकेंगे। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसके लिए हम क्या बात करेंगे, इसके लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं इसकी बात करते हैं। देखिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, आवश्यक तत्व है ना, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात करते हैं। आवश्यक तत्व इंटरपर्सनल स्किल डेवलप करने के लिए आवश्यक तत्व आपको क्या क्या जानना चाहिए, है ना, क्या क्या आप कर सकते हैं कि आपके अंदर बेहतर इंटरपर्सनल स्किल जो है वो डेवलप हो जाए। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है श्रवण कौशल, है ना। देखिए श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल की बात हो रहा है, श्रवण कौशल, है ना, श्रवण कौशल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। श्रवण कौशल, श्रवण कौशल ठीक है। देखिए श्रवण कौशल क्या होता है भाई, अच्छा व्यक्ति वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है, आप जानते हैं ना, अच्छा व्यक्ति वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। मतलब अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। मतलब या ये बात ये है कि अगर आपको अच्छा बोलना सीखना है ना तो पहले आपको सुनना सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बात बोल रहा है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे श्रवण कौशल में क्या है, अच्छा वक्ता होने के लिए, अच्छा वक्ता होने के लिए बहुत जरूरी है अच्छा श्रोता का होना, अच्छा श्रोता का होना ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा श्रोता का होना बहुत जरूरी होता है। तो अच्छा श्रोता क्या हो सकता है कि यहाँ पे आप ध्यान देना पड़ेगा आपको कि दूसरे के दृष्टिकोण को सुनने व समझने के बाद कोई प्रतिक्रिया देना, है ना। दूसरे के दृष्टिकोण को सुनने व समझने के बाद, दृष्टिकोण को सुनने व समझने के बाद, दूसरे के दृष्टिकोण को सुनने व समझने के बाद आप प्रतिक्रिया दे रहे हो, के बाद प्रतिक्रिया देना, है ना, ये कहलाता है अच्छा श्रवण। ठीक है, यानी कि श्रवण कौशल में ये है भाई, जो भी बात मैं कहना चाह रहा हूँ उसको आप सुनेंगे, फिर समझेंगे, फिर अपना फीडबैक आप दोगे, अपना जवाब आप दोगे, तब तो समझ में आएगा ना कि आपने अच्छे से उसको क्या किया है, श्रवण किया है ना, समझ लिया है। ठीक है, बिना सोचे समझे, बिना सुने आप किसी भी बात को बोल देते हो या कह देते हो तो वहां पर आप क्या हो, अच्छे श्रवण
करता नहीं हो, मतलब आप अच्छे श्रोता नहीं हो, ये बात बोला जा रहा है ना। तो ध्यान देंगे श्रवण कौशल में कुछ और भी बातें हैं, ठीक है। श्रवण कौशल में ध्यान देना होगा कि सक्रिय श्रोता, सक्रिय श्रोता कौन होता है, सक्रिय श्रोता कौन होता है, ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। सक्रिय श्रोता, सक्रिय श्रोता कौन होता है भाई? सक्रिय श्रोता क्या होता है कि वो वार्तालाप के दौरान अपना दृष्टिकोण, मतलब सुन रहा हो और सुनने के बाद वार्तालाप हो, तो वार्तालाप के बाद अपना एक दृष्टिकोण वहां पे क्या करे, अपना प्रतिपुष्टि वहां पे प्रस्तुत करे, है ना, ये बात हो रहा है। तो वार्तालाप के पश्चात क्या करे, वार्तालाप, जो भी वार्तालाप हो रहा है, वार्तालाप के दौरान अपना दृष्टिकोण व्यक्त करें, वार्तालाप के दौरान अपना दृष्टिकोण व्यक्त करें, दृष्टिकोण व्यक्त करें, दृष्टिकोण, है ना, दृष्टिकोण व्यक्त करें, व्यक्त करें, दृष्टिकोण व्यक्त करें, इसको बोलेंगे क्या, सक्रिय श्रोता बोलेंगे, ठीक है। सक्रिय श्रोता मतलब सीधी सी बात यह है कि आपके साथ मेरी बात हो रही है या आप मेरे साथ बात कर रहे हो, मैं किसी चीज में आपसे पूछ रहा हूं, तो आप क्या करो कि सुने, और सुनने के बाद क्या आपने कुछ सलाह दिया, कुछ एडवाइस किया, तो वो एक सक्रिय श्रोता होता। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप फोन में बिजी हैं, आपने कुछ सुना ही नहीं, आप उसको एडवाइस दे दिया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा, है ना, इसको नहीं बोलते सक्रिय श्रोता, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अच्छा, आपको पूछेगा कि अच्छा श्रोता क्या होता है, अच्छा श्रोता किसको बोलते हैं, तो अच्छा श्रोता क्या होता है, ठीक है, ध्यान देना और प्रतिपुष्टि करना। तो जो जब भी वो सुन रहा होता है तो वो ध्यान देता है, ध्यान देना व प्रतिपुष्टि करना, रिप्लाई करना, ध्यान देना व प्रतिपुष्टि करना। प्रतिपुष्टि करना मतलब होता है कि रिप्लाई करना, अपना फीडबैक देना, प्रतिपुष्टि करना, ये कहलाता है क्या, अच्छा श्रोता, ठीक है। तो ये श्रोता वाली बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब चलते हैं आगे। दूसरा जो होता है स्पष्ट संचार, है ना, देखिए आवश्यक तत्वों में आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा है स्पष्ट संचार की बात करेंगे, स्पष्ट संचार, है ना, स्पष्ट संचार। स्पष्ट संचार क्या होता है कि भाई आप संचार कर रहे हो तो कुछ आपके पास कुछ तर्क होने चाहिए, बिना तर्क के आप संचार कैसे करोगे, है ना। तो ये अपनी बातों को निश्चित तर्कों के साथ व आत्मविश्वास के साथ रखना, अपनी बातों को निश्चित तर्क के साथ, अपनी बातों को आप क्या कर रहे हो, निश्चित तर्क के साथ रख रहे हो, निश्चित तर्क के साथ, निश्चित तर्क के साथ, निश्चित तर्क के साथ रख, निश्चित तर्क के साथ वह आत्मविश्वास से रखना, आत्मविश्वास के साथ रखना, विश्वास के साथ रखना, ठीक है। तभी आप क्या कर सकते हो, आपका इंटरपर्सनल स्किल तभी डेवलप हो सकता है, ठीक है। देखिए स्पष्ट संचार करना बहुत जरूरी होता है कि आपने कुछ बताया अपने सीनियर को, तो उसके लिए आपके पास कुछ सबूत होना चाहिए, और जब आप उसको रख रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप उसमें संशयित हो, आप उसमें क्या हो, फुल कॉन्फिडेंट हो, तब जाकर के उस बात को आपको रखेंगे, तभी आपका जो है इंटरपर्सनल स्किल बेटर डेवलप हो पाएगा, है ना। थर्ड देखते हैं प्रभावशाली व्यक्तित्व, है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रभावशाली व्यक्तित्व की बात करेंगे, है ना। यहाँ पे आप इंप्रेसिव पर्सनालिटी को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देता है कि जब बातचीत करते रहते हैं आप, जब आप किसी बात को बोल रहे हैं तो आपके चेहरे का हाव भाव कैसा है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, ठीक है, तो आपके चेहरे का हाव भाव कैसा है, ठीक है, आपका जो शारीरिक मुद्रा है वो कैसा है, आपकी जो अच्छी आदतें हैं वो कैसी हैं, इन सभी से आपके अंदर एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी डेवलप होती है ना। तो यहाँ पे बात करते समय आपके चेहरे का हाव भाव, बात करते वक्त आपके चेहरे का हाव भाव, चेहरे का हाव भाव कैसा है, हाव भाव कैसा है, आपकी शारीरिक मुद्राएं कैसी हैं, शारीरिक मुद्राएं कैसी हैं, आपकी जो अच्छी आदतें हैं, ये इन सभी से क्या होती है, इन सभी से प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया ना। चलिए, तो आप ध्यान रखेंगे, जरूरी है ये सब चीजें किस चीज के लिए, इंटरपर्सनल स्किल के लिए, है ना। चौथा होता है इसमें समस्या समाधान, सबसे इंपॉर्टेंट, समस्या समाधान। देखिए समस्या समाधान क्या होता है, समस्या समाधान मतलब ये होता है कि आप दूसरे की समस्या को सुने, पहले समस्या को सुने और सुनने के बाद उसका फिर समाधान करें, ये होता है समाधान करें, है ना।
समस्या को सुने और समस्या का समाधान करे। जैसे एक सिविल सेवक होता है, जैसे बिहार में मैटर आया था सिविल सेवक के बारे में कि कहीं पर क्या हो रहा था, कहीं पर बिहार की बात है, कहीं पर पीडीएस वाला जो चलता है वहां पर कुछ वितरण हो रहा था खाद्यान्न का, तो लड़ाई झगड़ा हो गया। तो यहाँ पे एक आईएएस गए और आईएएस ने क्या किया, वहां जाकर के उनकी समस्या को सुना और सुनने के बाद इतना उनको सूदिंग कर दिया कि सबके सब जो है वो मेडिटेशन में लग गए वहीं पर तुरंत। तो इस तरह से होना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी कि आप समस्या को सुने और सुनने के बाद उसका सही समाधान आप निकाल लें, है ना। और शायद इसीलिए इस चीज को, इस टॉपिक को इस जॉब में रखा गया है कि आप एडीआई बने। तो एडीआई बनते समय आपके अंदर समस्या समाधान करने की एक क्षमता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे स्तंभ के बारे में, है ना। स्तंभ, कितने स्तंभ होते हैं इसके, स्तंभ। ठीक है, स्तंभ की बात करेंगे। देखिए, स्तंभ में पहला जो स्तंभ होता है वो होता है स्वयं को समझना, है ना। स्वयं को समझना, स्वयं को समझना होता है। देखिए, स्वयं को समझना, इसमें क्या होता है ना कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना जो व्यवहार होता है वो स्वाभाविक होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक स्वाभाविक व्यवहार होता है, अपना एक स्वाभाविक स्वाभाविक व्यवहार होता है। ठीक है, स्वाभाविक व्यवहार होता है और इसको हम आत्मज्ञान के माध्यम से ही समझ सकते हैं। मतलब ये हो रहा है कि आत्म जागरूकता से ही अपने व्यवहारों का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है ना। आत्म जागरूकता से ही, देखिए बताऊंगा एक कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आत्म जागरूकता से जागरूकता से दूसरे पर इसका प्रभाव पड़ता है, दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव, है ना। जैसे आप देखो वाल्मीकि और नारद की कहानी आपने जानते होंगे। देखिए, जानते हैं ना, महर्षि वाल्मीकि शुरू में डाकू थे, लोगों को लूटते थे, है ना। तो फिर एक दिन नारद जी वहां से जा रहे थे तो नारद जी को पकड़ ली और बोले कि आप ये जो हाथ में ये जो बजाने के रखे हो वीणा और ऐसे जो करके जो नारायण नारायण चिल्ला रहे हो, ये सब जो आप मोतियों की जो माला पहन रखी है, ये सब माला मुझे दे दो, नहीं तो मैं मार डालूंगा, ऐसा कर बोला। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, मैं सब कुछ तुमको दे दूंगा, तुम ये जो जिसके लिए ये सब कर रहे हो ना उनको जाओ पूछ के आओ कि पहले वो बाप के भागीदारी होंगे या नहीं होंगे। जब पूछने गए तो उनकी पत्नी से पूछे तो बोले कि मैं क्यों भागीदारी बनूंगा, चोरी तो तुम कर रहे हो ना। माता से पूछा तो माता ने कहा कि मैं क्यों भागीदारी, चोरी तो तुम कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, चोरी करना उसका एक स्वाभाविक आदत रहा था। जब उसको आत्मज्ञान मिला तभी तो उस आत्मज्ञान का समाज में प्रभाव दिखा, हमको रामायण पढ़ने में आया। ठीक है, इस तरह की चीजें होती है। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये स्तंभ होता है। भाई जब तक आपको कोई समझाएगा नहीं कि आपका व्यवहार जो है वो ऐसा होना चाहिए, या आप जब देखेंगे नहीं, किसी को समझेंगे नहीं, तब तक आप अपने व्यवहार में चेंजेस नहीं लाते हो। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि स्वयं को समझना अति आवश्यक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, देखिए, अन्य को समझाना, अन्य को समझाना। दूसरा, अन्य को, देखिए, अन्य को समझना, समझाना नहीं है, समझना, अन्य को समझना। इसमें आपका जो इंटरपर्सनल स्किल होता है अन्य को समझना में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अन्य को समझना में अगर मैं बात करूं तो जैसे नारद जी हैं, नारद जी ने क्या किया था, नारद जी ने कैसे समझ लिया महर्षि वाल्मीकि को और कि वो डाकू है, और डाकू को कैसे समझा करके क्या किया, उनको सत्य मार्ग पे चला दिया। यानी सीधी सी बात यह है कि अन्य को समझने के लिए आपका संचार एकदम सही होना चाहिए। संचार का सही होना आवश्यक होता है, सही होना आवश्यक है ना। संचार का सही होना आवश्यक है। नारद जी ने कैसे बात की और इस तरह से बात करके महर्षि वाल्मीकि को समझा दिया, फिर उन्होंने डाकू वाला काम छोड़ करके रामायण लिखना चालू कर दिया, है ना। तो यहाँ पे वो अन्य को समझ चुके थे और यहाँ पे स्वयं को समझे कौन, वाल्मीकि। यहाँ नारद ने उनको समझा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेतृत्व क्षमता, थर्ड है नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व क्षमता। ठीक है, देखिए, नेतृत्व क्षमता, है ना। नेतृत्व क्षमता क्या होता है, जो भी संपन्न व्यक्ति है ना, मतलब ये कि नेतृत्व क्षमता से संपन्न व्यक्ति के पास प्रभावी संचार कौशल होता है ना। नेतृत्व क्षमता से संपन्न व्यक्ति के पास, नेतृत्व क्षमता से संपन्न व्यक्ति के पास, संपन्न व्यक्ति के पास क्या होता है, व्यक्ति के पास क्या होता है, प्रभावी संचार कौशल होता है। प्रभावी संचार कौशल होता है, संचार कौशल होता है। ठीक है, संचार कौशल होता है। मतलब ये हो रहा है कि देखिए, जब तक आप संचार नहीं करेंगे नेतृत्व सही से नहीं होगा। अगर आप लीडर हैं, ठीक है, लीड कर रहे हैं,
तो आपको स्पष्ट तौर पे अपने अधीनस्थों के साथ और अपने उच्च अधिकारियों के साथ जो प्रभावी संचार है वो बना करके रखना पड़ेगा। प्रभावी संचार मतलब ये होता है कि जैसे मैं अभी आपको अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को आप तक कन्वे कर पा रहा हूँ और आप उसको समझ पा रहे होंगे, तो ये प्रभावी संचार होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये जो इंटरपर्सनल स्किल है, इसमें कौन कौन से स्किल को लिया जाता है ना। जो अभी आप पढ़ रहे हैं इंटरपर्सनल स्किल, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से स्किल को शामिल किया जाता है वो हम देख लेते हैं, है ना। ठीक है, चलिए। तो इसमें हम क्या देखेंगे, पहले क्या क्या आता है, देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रमुख अंतरवैयक्तिक कौशल, शायद यहाँ से आपको और बात समझ में आ जाए। प्रमुख अंतरवैयक्तिक कौशल, अंतरवैयक्तिक कौशल, प्रमुख अंतरवैयक्तिक कौशल की बात करेंगे, प्रमुख अंतरवैयक्तिक कौशल, है ना। तो इसमें पहला क्या होता है भाई, पहला होता है प्रभावी शाब्दिक संप्रेषक। पहला है प्रभावी शाब्दिक संप्रेषक, प्रभावी शाब्दिक संप्रेषक, प्रभावी शाब्दिक, शाब्दिक संप्रेषक है, संप्रेषक, प्रभावी शाब्दिक संप्रेषक मतलब शब्दों के द्वारा अच्छे से क्या कर रहा हो, अच्छे से वो कम्युनिकेट कर पा रहा हो। दूसरा प्रभावी अशाब्दिक संप्रेषक, प्रभावी अशाब्दिक संप्रेषक। अब ये अशाब्दिक संप्रेषक क्या होता है, अशाब्दिक संप्रेषक, देखिए अशाब्दिक संप्रेषक का मतलब ये हो रहा है कि अगर आप कुछ चीज को साइन लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो इतना बेहतर तरीके से बोलें, इतने बेहतर तरीके से आप समझाएं कि सामने वाला व्यक्ति क्लियर समझ में आ जाए उसको, है ना, ऐसा। ठीक है ना। तीसरा, या यहाँ पे आप ऐसे ही बोल सकते हो, अशाब्दिक संप्रेषक मतलब रिटर्न में बोल रहे हैं, आप राइट करके चीजों को समझाना चाहते हैं, लिख करके समझाना चाहते हैं, तो लिख करके भी आप इतना अच्छा लिखें कि सामने वाले व्यक्ति को आप क्या कहना चाहते हैं वो समझ में आ जाए, है ना। तीसरा क्या होता है, प्रश्न पूछने की योग्यता भी आपके अंदर होनी चाहिए। प्रश्न पूछने की योग्यता, प्रश्न पूछने की योग्यता, है ना। तो प्रश्न पूछने की योग्यता, अब ये सार्थक होना चाहिए ना, सार्थक प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप प्रश्न कुछ भी पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो अभी आप बोलेंगे कि सर आपने व्हाइट शर्ट ही क्यों पहना है, तो ये टॉपिक से हटके क्वेश्चन होगा ना, यहाँ पे अंतर्व्यक्तिक कौशल नहीं झलकेगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या हो, वो संबद्ध हो, है ना। चौथा, चौथा क्या होता है, देखिए शिष्ट व्यवहार होना बहुत जरूरी है, आपका शिष्ट व्यवहार होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। पांचवा, पांचवा क्या होता है कि समस्या समाधान क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। समस्या, समस्या समाधान क्षमता, समस्या समाधान क्षमता का होना बहुत जरूरी है, समस्या समाधान क्षमता। छठवा क्या होता है, जिम्मेदारी एवं जवाबदेही। देखिए जिम्मेदारी, जिम्मेदारी व जवाबदेही, जवाबदेही, जिम्मेदारी व जवाबदेही होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जिम्मेदारी व जवाबदेही। सातवां जो होता है, सातवां वो होता है सामाजिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, जागरूकता, है ना, सामाजिक जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी में 8 नंबर क्या है, देखिए 8वां नंबर में संज्ञानात्मक व विश्लेषणात्मक योग्यताएं। संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक व विश्लेषणात्मक। ठीक है, विश्लेषणात्मक योग्यता होना बहुत जरूरी है, योग्यता होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे 9 नंबर में पहल करना बहुत जरूरी है, पहल करना। तो ये सब चीजें हैं। संज्ञानात्मक और विश्लेषणात्मक के बारे में मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको डील कर देता हूं। देखिए संज्ञानात्मक मतलब क्या हो रहा है कि भाई किसी चीज को जब आप देखते हो तब उसको आप जानने की कोशिश करते हो, जानने के बाद उसको आप समझते हो और समझ करके उसके बारे में आप कॉन्सेप्ट बना लेते हो, कोई भी एक अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लेते हो। उस तरह की चीजों को क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक और विश्लेषणात्मक योग्यता कहा जाता है। किसी भी बारे में, जैसे आपने आप वीडियो को देखा, पहले आपने वीडियो को टॉपिक को पढ़ा होगा कि भाई इसमें अंतर्वैयक्तिक कौशल है, हाँ होगा कुछ, आपने उसको जानने की कोशिश की, फिर यहाँ पे मैंने आपको वहाँ पे बताया तो आपने क्या किया, आपने उसके बारे में कुछ सुना होगा, समझने की कोशिश किया होगा। अब उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है आपके मन में, वही संज्ञानात्मक और विश्लेषणात्मक योग्यता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है, जितनी भी बातें मैंने आपको यहाँ बताई हैं वो सब आता है किसमें, अंतर्वैयक्तिक कौशल में। अब मैं इसके जो कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे उन कुछ क्वेश्चंस को आपको करा देता हूँ, आप देखिए आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है,
तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और जो रिलेटेड हैं आपके एडीआई से। एडीआई में भी ये क्वेश्चन आए हुए थे, है ना। तो इसको मैं पढ़ाने के बाद आपको बता रहा हूँ, इसको आपको बनाना है, ठीक है। देखिए साथ साथ बनाते चलते हैं। उत्तम पारस्परिक कौशल वाले लोग सामान्यतः अपने से अधिक सफल होते हैं, ये बोल रहा है। तो क्यों होते हैं भाई सफल? व्यक्तिगत संबंधों के कारण, सामाजिक मामलों में, व्यवसायिक जीवन में, या किन में? तो ये जो है उपरोक्त सभी है, इन सभी में होते हैं, ठीक है। देखिए उत्तम पारस्परिक कौशल वाले लोग नहीं होते भाई। आप यहाँ पे बोला जा रहा है अंतर्मुखी रहेंगे तो आप अपने इंटरपर्सनल स्किल को कैसे डेवलप कर पाएंगे? तो यहाँ अंतर्मुखी नहीं होते, यहाँ तो एम्बीवर्टनेस वाली बात आ रही है ना। तो अंतर्मुखी नहीं होते, अंतर्मुखी समझते हैं ना, कुछ बोलते नहीं, सिर्फ सुनते जा रहे हैं। अंतर्व्यक्ति कौशल क्या होता है कि आपके अपने विचारों को तो रखना पड़ेगा ना आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बोल रहा है अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होता है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि लोग एक दूसरे से भी व्यवहार, एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं, है ना। देखिए यहाँ बोल रहा है अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। नहीं, वो तो अंतः व्यक्ति होता है। यहाँ पर क्या होता है, अंतर्वैयक्तिक जो होता है वो दूसरों के साथ व्यवहार करने की बात आती है भाई। अंतः व्यक्ति अपने अंदर है, ये इंटरपर्सनल नहीं है, ये इंट्रापर्सनल की बात कर रहा है, और इंटरपर्सनल लिखा हुआ है। तो ये कथन तो सही नहीं है, गलत है। लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। ऑब्वियसली जैसा मैं आपके साथ व्यवहार करूंगा वैसा आप मेरे साथ व्यवहार करोगे। तो यहाँ पे जो कथन ए है वो गलत है, जबकि कथन आर जो है वो सही है ना। तो इसमें देख लेते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो कथन ए गलत है, कथन आर जो है वो सही है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, अंतर्वैयक्तिक कौशल की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा क्या है? क्या है कि एक संस्थान में व्यक्ति दूसरों से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार व्यवहार करता है, वो यहाँ पे आंसर लिया जाएगा। पहला लिखा हुआ है एक व्यक्ति अपने विचारों को किस प्रकार संप्रेषित करता है, एक व्यक्ति अपने कार्यों को किस प्रकार प्रस्तुत करता है, एक व्यक्ति अपने अधीनस्थों से किस प्रकार अंतःक्रिया करता है। ये सब नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, एक संस्थान में व्यक्ति दूसरों से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार व्यवहार कर रहा है, ये यहाँ बताया जाता है ना। अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या होता है? प्रशिक्षण द्वारा उपार्जित की जा सकती है कि नहीं। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका जो इंटरपर्सनल स्किल है वो डेवलप होगा। एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है, क्या लाया जा सकता है, ठीक है। देखिए एक श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है वह क्या है? देखिए प्रायः वार्तालाप के दौरान अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना, इसको तो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये चीजें अच्छे श्रोता बनने के लिए जो दो कौशल संबंधित हैं वो है क्या? अच्छे श्रोता क्या होता है भाई? आप ध्यान दो और ध्यान देने के बाद अपना फीडबैक दो, यानी कि ध्यान देना और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ये होता है ना, ठीक है। देखिए फिर क्या है, अंतर्वैयक्तिक कौशल की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा क्या है, ठीक है। देखिए यही है, वही क्वेश्चन रिपीट पूछा गया है। एक संस्थान में व्यक्ति दूसरों से किस प्रकार संबंधित है, ये होता है ना। तो ये कुछ 5 करीबन 8 क्वेश्चन है ना। 8 क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराए हैं, थोड़ा सा टॉपिक कराया है, तो उस छोटे टॉपिक से जितना क्वेश्चन आया तो मैंने कराया। इसके बाद हमारा संचार है, संचार वाले टॉपिक से भी मैं जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक के, और इसके साथ साथ मतलब पीवाईक्यूज तो मैं कराऊंगा ही, साथ साथ मैं आपको एमसीक्यू भी करा दूंगा, ताकि आप बेहतर तरीके से उसको और समझ पाएं और आपका क्वेश्चन वहां पे छूटे ना, ठीक है। थैंक यू।